गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग बच्चों, क्या हाल चाल हैं। आज होने वाला है मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का एक और झन्नाने वाला लेक्चर नंबर 5। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में समझेंगे। अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म से क्या फायदा होगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होता है, इन सब बातों का मतलब हम जानेंगे, तभी तो हम इनको इक्विलिब्रियम नाम के एक चैप्टर में, फिर 12th में सोल्यूशन नाम का चैप्टर आएगा वहां फिर से यूज होगा, एंड देन फिर तुम्हारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर आएगा वहां पे यूज होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी जगह यूज होता है। गुड इवनिंग निकिता। अब पिछली क्लास में मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक विजुअलाइजेशन कराया था, एक सिमुलेशन दिखाया था ना कि कैसे जब हम सल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो कैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या चेंज होते हैं, मोलैरिटी को थोड़ा बहुत समझा था, राइट। चलो शुरू करते हैं। स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट हम कर चुके हैं, परसेंटेज, यील्ड, कॉम्पोजिशन, पीरियोडिटी के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोल्यूशन क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक बर्तन है, इस बर्तन में मैंने मिलाया एक सॉल्वेंट या एक लिक्विड ले लिया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब भी सोल्यूशन वर्ड बोलते हैं तो हमारा ध्यान या हमारे दिमाग में जो इमेज आती है वो इमेज आती है एक लिक्विड चीज की। अगर मैंने सोल्यूशन बोला तो तुम्हारे दिमाग में शरबत आ रही होगी, आ रही ना, नींबू पानी आ रहा होगा, शिकंजी आ रही होगी। सोल्यूशन सॉलिड भी होते हैं, एलॉयज, सोल्यूशन गैस भी होता है। जैसे हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेस ही तो प्रेजेंट है। तो सोल्यूशन यूजुअली हम लिक्विड देखते हैं, बट फिक्स मत रहना कि लिक्विड ही सोल्यूशन होता है, सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है। तो हमने कंपोनेंट लिया, मान लो वाटर, और इसमें हमने चीनी मिला दी, शुगर को मिला दिया, तो क्या होगा, चीनी नीचे जाके बैठ जाएगी। अभी अगर तुम इस पानी को ड्रिंक करोगे तो कहीं पे ज्यादा मीठा होगा, कहीं पे कम मीठा होगा ना। तो अगर तुमने उसी को स्टर कर दिया, एक चम्मच लेके स्टर कर दिया, तो चीनी के पार्टिकल पानी के अंदर अच्छी तरह से घुल मिल जाएंगे, दोस्ती गहरी हो जाएगी चीनी और पानी की। अब अगर तुम इस पानी को ड्रिंक करोगे तो ये पानी हर जगह से बिल्कुल सही सही मीठा लगेगा, ना कम ना ज्यादा, हर जगह ये इक्वली स्वीट होगा। तो यहां पे दो तीन बातें मेंशन कर लेते हैं अभी। पहली बात ये कि हम मिक्सचर को, दो चीजों को मिलाते हैं तो मिक्सचर बनता है। तो एक मिक्सचर को सॉल्यूशन तभी बोलते हैं जब वहां पे होमोजीनियस मिक्सिंग होती है। होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म, होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म, यानी हर जगह बराबर मिक्सिंग होगी, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं होगी। दूसरी बात, यहां पे शुगर और वाटर के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, सिर्फ शुगर के मॉलिक्यूल टूटे या शुगर का जो सॉलिड था वो टूटा, क्रिस्टल टूटा और जाके पूरे पानी में अच्छे से फैल गया। यानी जिन चीजों को मिलाया गया, दो या दो से ज्यादा चीजों को, वो आपस में नॉन रिएक्टिव है, तब हम ऐसी चीजों को बोलते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन को आगे चल के हम कई पार्ट में डिवाइड करेंगे, तुमने 9th में भी डिवाइड किया होगा, कोलाइडल सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन। तो एक्चुअल में जब हम होमोजीनियस जब भी बोलते हैं वो हमारे सच्चे सोल्यूशन वही है, बाकी सब फर्जी है, बाकी सब फर्जी या फेक है। तो सोल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे नमक को पानी में मिला दो, शुगर को पानी मिला दो, CO2 गैस को पानी मिला दो, बहुत सारी चीजें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जहां पे गैस पानी में डिसॉल्व होती है। तो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं जहां पे क्या होता है, अलग अलग चीजों को एक पर्टिकुलर चीज में घोला जाता है। अब आओ, तो सॉल्यूशन में बच्चों हम लोग दो कंपोनेंट या दो फेज डिफाइन करते हैं। पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझेंगे, देन हम सॉल्यूशन के मेजरमेंट की बात करेंगे। पहले को बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, यूजुअली वो फेज जो सबसे ज्यादा अमाउंट में है, वो फेज जो सबसे ज्यादा अमाउंट में है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है सॉल्यूशन की फिजिकल अपीयरेंस। तो हमारे पास सॉल्वेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन जहां पे सॉल्वेंट गैस है, लिक्विड सॉल्यूशन जहां पे सॉल्वेंट लिक्विड है, एंड गैसियस सॉल्यूशन जहां पे सॉल्वेंट गैस है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सॉल्वेंट इन तीनों फेज में हो सकता है।
सॉलिड में भी हम सॉलिड को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, गैस को भी डिसॉल्व करते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन का, ये किसके बेसिस पे है? ये हमारा सॉल्वेंट के बेसिस पे है। ये हमारा बच्चों सॉल्वेंट के बेसिस पे कि सॉल्वेंट क्या है उसके आधार पे। अब सॉल्वेंट में सल्यूट कैसा है, जो दूसरा कंपोनेंट उसको क्या बोलते हैं? सल्यूट। सॉल्वेंट के अलावा जितने भी चीजें, सॉल्वेंट एक ही होगा, उसके अलावा जितनी भी चीजें उन सब को कहा गया सल्यूट। तो सल्यूट सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कैसा भी हो सकता है। ट्वेल्थ में एक चैप्टर आएगा सॉल्यूशन नाम से, तो उसमें तुम और ज्यादा सॉलिबिलिटी और इन सब बातों को समझोगे, बट अभी के लिए ये बातें हैं। अगर कंपोनेंट वाटर है तो यूजुअली पानी हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह देखा जाता है। तो पानी अगर प्रेजेंट है, तो अगर वो थोड़ा कम भी है तो उसको सॉल्वेंट मान लेते हैं, सॉल्वेंट मान लेते हैं। सॉल्वेंट के अंदर ये 3 प्रॉपर्टी होती है। क्लियर सबको? सबको क्लियर? अब नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे हम सॉल्यूशन को और टाइप से डिवाइड करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन एंड मेनी मोर। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी तुमने कंप्यूटर में सुना होगा, 0 1 सुना है ना, बाइनरी 0 1। तो बाइनरी का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ टोटल 2 ही कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट और एक सल्यूट। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम सॉल्यूशन को पढ़ते समझते हैं, जब हम कॉपी पेन में बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन होता है। क्लियर सबको बात? टर्नरी का मतलब क्या है? टर्नरी का मतलब जिसमें 3 कंपोनेंट हैं, एक सॉल्वेंट होगा बच्चों और 2 सल्यूट होंगे। टोटल कंपोनेंट कितने होंगे? 3। ऐसे क्वाटरनरी मतलब 4। तो क्वाटरनरी का मतलब क्या होगा? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्वेंट है और 3 सल्यूट है। तो ऐसे ही हम बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशन डिफाइन कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन को कैटेगराइज करने के भी बहुत तरीके हैं। एक 9th क्लास में सीखा हुआ है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। एक अभी हमने यहां पे सीखा फिजिकल स्टेट के आधार पे सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। एक हमने नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर सीख रहे हैं बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, और भी बहुत सारे तरीके धीरे धीरे करके आएंगे। ठीक है? यस, गुड इवनिंग एकता, क्या हालचाल, कैसी चल रही पढ़ाई? तो 11th क्लास में बहुत बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं और बेसिक से जाके तुम्हें बिल्कुल एडवांस लेवल पे एकदम मास्टर बना देंगे। समझ में आ गया सबको? चलो आगे की बात क्या करनी है। अब इस पूरे चैप्टर में क्या, हर जगह मास को बच्चों मैं W से दिखाऊंगा, मोल को मैं M से दिखा लूंगा, क्योंकि बार बार ये पूरा टर्म लिखूंगा तो तुम्हें फॉर्मूला याद करना भी मुश्किल होगा। मोलर मास है तो इसको M से दिखा लेंगे, या फिर M के ऊपर बार लगा के दिखा लेंगे। ये सब थ्योरी को आसानी से समझने के लिए सिंबल लिख रहा हूं, ठीक है। वॉल्यूम को V से दिखा लेंगे और सॉल्वेंट जहां भी है उसको हम A से दिखाएंगे, जितने भी सॉल्वेंट है, और सल्यूट के लिए B, या अगर ज्यादा सल्यूट है तो एक को B बोल देंगे, एक को C बोल देंगे, एक को D बोल देंगे। तो ये हम सिंबल्स यूज करेंगे, ये हम सिंबल्स यूज करेंगे, ठीक है। अगर नंबर की बात करना चाहो, अगर तुम नंबर्स में बात करना चाहो, नंबर ऑफ यूनिट में, तो उसको हम N से दिखा लेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया एकता, बढ़िया। देखो पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए, और मैं हर बार बोलता हूं फिजिकल केमिस्ट्री को अपने अगर हाथों में स्ट्रॉन्ग करना है तो बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। जो टॉपिक पढ़ो, जो भी टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, वो टॉपिक कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलो देखो, अब वर्ड आता है कंसंट्रेशन। पूरा कंसंट्रेशन लगा के इसको देखो। तो कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? मैं बोलूं ध्यान से सुनो इस बात को, ध्यान से देखो इस चेहरे को। तो कंसंट्रेशन का बेसिक मतलब होता है पावर। कई बार हम बोलते हैं ना, यार माइंड बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी माइंड बिल्कुल पावरफुली सोच रहा है, माइंड बिल्कुल पावरफुली सोच रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है पावर, या इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? शक्ति, या क्या कह सकते हैं? स्ट्रेंथ।
इधर आओ। अगर मैं तुम्हें यहां पे बोलूं कि बच्चों मैंने 5 ग्राम चीनी मिलाई, मैंने तुम्हें 5 ग्राम चीनी मिला के पानी में दे दिया, तो तुम प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि पानी कितना मीठा हुआ। इसलिए नहीं कर पाओगे, अगर 1 गिलास पानी है तो अलग मिठास आएगी, 1 चम्मच में पानी है, 5 ml पानी है तो अलग मिठास आएगी, एक नदी में 5 ग्राम मिला दे तो अलग मिठास आएगी। तो सिर्फ यह जानना काफी नहीं है कि कितना सल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है। ये जो हम स्वीटनेस बोल रहे ना, चीनी को पानी मिलाया तो पानी कितना मीठा हुआ, इसकी जो मेजरमेंट है ये कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे अगर मैं बोलूं कि मैंने नमक को पानी मिलाया तो पानी कितना नमकीन हुआ, तो ये जो छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में आती ना कि ये कितना पावरफुल है, कितना वीक है, उसको शब्द को बोला गया कंसंट्रेशन। तो पहले कंसंट्रेशन का मतलब समझो, कि कई बार हम ये सोचते हैं कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट। नहीं, कंसंट्रेशन का बेसिक मतलब होता है कितने में कितना, कितने में कितना। जब तक हम दोनों बातें ना बताएं, जब तक मैं तुम्हें एग्जैक्टली ना बता दूं कि मैंने कितनी चीनी को कितने पानी में मिलाया, तब तक तुम पानी की मिठास नहीं बता पाओगे। अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैंने 5 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी में मिलाई, और मैं तुम्हें एक बता दूं कि इस सोल्यूशन में मैंने 10 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी में मिलाई, तो तुम अब बता पाओगे, अब तो बता पाओगे ना। वेलकम बेटा। अब तो बता पाओगे कि यहां पे चीनी ज्यादा है तो ये ज्यादा मीठा होगा, यहां पे चीनी कम है तो ये कम मीठा होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं कि इतनी चीनी मेरे पास, तो हो सकता है इसको मैंने कम पानी में मिलाया, इसको मैंने 1 ही ग्राम पानी में मिलाया, इसको मैंने नदी में मिला दिया, अब तुम बता पाओगे ये ज्यादा मीठा होगा। तो अनलेस अंटिल जब तक हम ये पूरी इंफॉर्मेशन ना दें कि कितना मिलाया गया है, कितने में मिलाया गया है, तब तक हम सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को, सॉल्यूशन की पावर को नहीं बता पाएंगे। तो अब डेफिनेशन समझ में आ रही होगी, कंसंट्रेशन क्या समझाता है, कितना सल्यूट मिलाया गया, कितना सल्यूट मिलाया गया, कितने सॉल्वेंट में या कितने सॉल्यूशन में। तो पहले मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन, ये फॉर्मूला नंबर 4 है। 4 फॉर्मूले में चैप्टर खत्म होने वाला, ये आखिरी फॉर्मूला है चैप्टर का। कंसंट्रेशन, आएंगे और भी फॉर्मूले, काम का ये आखिरी। कंसंट्रेशन बताता है अमाउंट ऑफ सल्यूट, या पहला फॉर्मूला हम पूरा डिटेल में लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ सल्यूट, कितना सल्यूट मिलाया गया है, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ, कुछ कॉन्सेंट्रेशन में हम सॉल्वेंट में बताते हैं, एक कॉन्सेंट्रेशन ऐसा है जिसमें सॉल्वेंट में बताते हैं, बाकी सब में हम सॉल्यूशन में बताते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारा चौथा जनरल फॉर्मूला है, और इसी के साथ इस चैप्टर का खात्मा होगा। क्लियर सबको, सबको समझ में आ गया, आया ना। अब समझो, अब छोटी मोटी इधर उधर की बातें, गॉसिपिंग, इधर उधर की बातों को हम गॉसिपिंग कहते हैं। जो अमाउंट है बच्चों वो एडिटिव नेचर का होता है, ये तो साइंस कह रहा है। नॉर्मल लाइफ का मतलब क्या है, केमिस्ट्री इज अबाउट फीलिंग। नॉर्मल लाइफ का मतलब क्या है कि मैं बोलूं मेरे पास 5 ग्राम चीनी है, 10 ग्राम पानी है, तो टोटल कितना है, 15 ग्राम बोलोगे ना। तो यानी जो भी क्वांटिटी है उसको हम ऐड कर सकते हैं। मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन का मास बन जाएगा, सॉल्यूशन का टोटल मास। वॉल्यूम, अगर मैं कहूं 10 ml में 50 ml मिलाया तो कितना ml हुआ टोटल, 10 ml में अगर 50 ml मिलाया तो टोटल कितना ml हुआ, तो तुम बोलोगे सर 10 + 50 60, यानी वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे मोल भी क्वांटिटी है, तो मोल ऑफ सल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये बन जाएगा टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वांटिटीज को तुम डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं 5/4 + 2/7 है, क्या तुम इसको 5 + 2 7, 7 + 4 11 लिख सकते हो? क्या तुम ये लिख पाओगे कि 5/4 + 2/7 अगर ऐड किया जाए तो ये 7/11 तो नहीं आएगा ना, 7/11 तो आएगा नहीं। तो कॉन्सेंट्रेशन भी तो रेशियो दिखा रहा है,
कॉन्सेंट्रेशन हमें एग्जैक्टली नहीं बताया कि कितना कितने में, कॉन्सेंट्रेशन एक रेशियो बता रहा है कि इतने डिवाइडेड बाय इतना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज क्या बताता है, अमाउंट का रेशियो, अमाउंट का रेशियो। और रेशियो को तुम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो, रेशियो को तुम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो। यानी जैसे हमने मोलैरिटी समझा था, अगर 2 मोल पर लीटर का सोल्यूशन है और 3 मोल पर लीटर का सोल्यूशन है, तुम नहीं बोल सकते हो टोटल कंसंट्रेशन 5 मोल पर लीटर होगा। ये बात नहीं बोल पाओगे कि टोटल कंसंट्रेशन सर 5 मोल पर लीटर होगा। आओ और आगे आते हैं सॉरी हाँ, तो अब हमें क्या बात और समझ में आई कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को बच्चों हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं, ये सब छोटी मोटी बातें हैं जिनको हमें समझ के आगे के लिए ध्यान में रखना है। याद अपने आप हो जाएगी, समझ में आएगी तो याद तो देखो अपने आप हो जाएगी। क्लियर सबको? सबको बढ़िया से समझ में आ रही बातें? अब आगे और क्या बात समझनी है? अमाउंट यानी क्वांटिटी। तो हमारे पास अमाउंट को दिखाने के विविध तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, न्यूमरस तरीके हैं अमाउंट दिखाने के, जिनमें हम मोल दिखा सकते हैं, हम मास दिखा सकते हैं, वॉल्यूम दिखा सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिखा सकते हैं, बहुत सारे तरीके दिखा सकते हैं, बहुत सारे तरीके दिखा सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं चाहूं तो एक कंसंट्रेशन में बता सकता हूं कितना ग्राम कितने ग्राम में मिलाया गया, या कितना मोल कितने मोल में मिलाया गया, या कितना मोल कितने लीटर्स में मिलाया गया, कितना मोल कितने किलोग्राम में, कितना ग्राम कितने लीटर में। मतलब तुम इससे जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जितने भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो वैसे दिखाया जा सकता है। तो हमारे पास कंसंट्रेशन का मतलब हमेशा एक है। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं ना, सारे कंसंट्रेशन टर्म अलग है। बच्चे ये सोचते हैं कि सारे कंसंट्रेशन टर्म अलग है, ऐसा नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म के सारे का मतलब सेम है, बस दिखाने का तरीका अलग है। क्या मैं मोल को मास में बदल सकता हूं? बिल्कुल। तो मैं मास वाले कंसंट्रेशन को मोल वाले में, मोल वाले कंसंट्रेशन को मास वाले में बदल सकता हूं। तो दिखाने के तरीके हैं। परसेंटेज एक तरीका है दिखाने का, मोलैलिटी तरीका है, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी, कितनी सारी चीजें। तो ये सब के सब कंसंट्रेशन को दिखाने के तरीके। तो कंसंट्रेशन टर्म अलग अलग पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे। बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, लेकिन सारे फॉर्मूले इसी के अंदर है, इसलिए मैंने कहा ये जनरल फॉर्मूला नंबर 4 है, जनरल फॉर्मूला नंबर 4 है। और आखिरी बात जो हमें यहां पे समझ के रखनी है कि 3 टाइप की क्वांटिटीज में मास और मोल और तीसरी वॉल्यूम, इन 3 टाइप की क्वांटिटी में अगर मैं टेम्परेचर को बदलूंगा, अगर मैं तापमान को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, तो चीजों के बीच का स्पेस बढ़ या घट सकता है। गर्म करने पे चीजें एक्सपैंड करती हैं, फैल जाती है ना, और ठंडी करने पे चीजें कॉन्ट्रैक्ट करती, सिकुड़ जाती हैं। तो वॉल्यूम एक ऐसी चीज है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यह क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मास और मोल ऐसी चीजें हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। मास तो कंजर्व रहता है, गर्म करने से या ठंडा करने से मास नहीं बदलेगा। अगर मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता कितना अच्छा होता, मैं हमेशा गर्म जगह पे रहता, अपने आप हेल्दी होता, अपने आप मेरी बॉडी का मास ज्यादा होता। मैं ठंडी जगह पे जाता, मास कम हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो मास और मोल एक ऐसी चीज है जो टेम्परेचर के साथ नहीं बदलते। हाँ, वॉल्यूम जरूर बदल सकती है। मैं अगर ठंडी जगह पे जाऊं तो हो सकता है मेरी हाइट 6 फुट से घट के 5 फुट हो जाए, या अगर मैं किसी गर्म जगह पे चले जाऊं तो हो सकता है मैं 6 फुट की जगह 10 फुट का हो जाऊं। वॉल्यूम चेंज हो सकती है टेम्परेचर के साथ, लेकिन मास या मोल टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब, अब नीट में क्वेश्चन कैसे आया था कि इन चारों में से कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। खुद सोच लो, जिस कंसेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम वाला टर्म नहीं आएगा वो चेंज नहीं होगा, जिसमें वॉल्यूम वाला टर्म आएगा वो चेंज हो जाएगा। जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम वाला टर्म घुस गया वहां पे वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, जिसमें वॉल्यूम वाला टर्म नहीं आया वहां पे वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर सबको? सबको क्लियर है? अब एक एक करके पहले सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, उनके फॉर्मूले समझ लेंगे, देन हम उन पे क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है? सबको क्लियर? चलो
सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है जिसको बोलते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला देखना, सिंबल होता है कैपिटल एम। मोलैरिटी क्या दिखाता है? अमाउंट अपॉन अमाउंट होता है। तो यहां पे जो सल्यूट का अमाउंट है वो मोल में रखा जाता है और जो सॉल्यूशन का अमाउंट है वो लीटर में। तो मोलैरिटी दिखाता है सल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व हैं सॉल्यूशन की 1 लीटर में। तो बस तुम्हें अब यह समझना है कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऊपर वाले अमाउंट और नीचे वाले अमाउंट को किस टर्म में रखता है, ऊपर वाले और नीचे वाले अमाउंट को कैसे रखता है। तो मोलैरिटी दिखाता है मोल कितने डिसॉल्व हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, सल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। अगर तुम चाहो तो वॉल्यूम, क्योंकि डेली लाइफ में केमिस्ट्री के केस में वॉल्यूम यूजुअली ml में होती है और ml की वॉल्यूम को लीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होता है। तो मोलैरिटी के दो फॉर्मूले चलते हैं, एक वो जिसमें मोल्स ऑफ सल्यूट के साथ 1000 का टर्म दिखेगा, तो यहां पे तुम वॉल्यूम को डायरेक्टली रख सकते हो ml में। फॉर्मूले को हमने ऐसे चेंज इसलिए किया ताकि हर क्वेश्चन में तुम्हें बार बार वॉल्यूम को लीटर में बदलना ना पड़े, वॉल्यूम को लीटर में बदलना ना पड़े। कैसे हो भैया? हमारे भैया कैसे हैं? और यहां पे हमने वॉल्यूम को लीटर में रखा। ठीक है, ये जो 1000 आ रहा है, ये 1000 क्या है? ये कन्वर्जन फैक्टर है। किसको? ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग हुआ है, वही वाला डिवाइड ऊपर में चला गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, यूनिट क्या आएगी? तो इसकी यूनिट आती है, तो ऐसे करके पहले हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को समझेंगे। मोल पर लीटर, ऊपर वाला मोल नीचे वाला लीटर में, या इसकी यूनिट होगी, इसकी यूनिट को हम बोलते हैं मोलर, या इसकी यूनिट को भी m से दिखा देते हैं, m से भी दिखाते हैं, कैपिटल M से भी। क्लियर सबको? और क्या बातें हैं? क्योंकि यहां पे वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, यानी मोलैरिटी इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये तुम्हें अलग से याद नहीं रखना है, तुम्हें बस एक छोटी सी बात समझ के रखनी थी कि भाई जहां भी वॉल्यूम टर्म आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जहां भी वॉल्यूम टर्म आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कई बार हम मोलैरिटी को यूज करते हैं मोल निकालने के लिए, क्योंकि यहां से अगर तुम देखो तो मोल ऑफ सल्यूट क्या आएगा? मोलैरिटी ऑफ द सल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बहुत सारी जगह तुम देखो ये फॉर्मूला तुम यहीं से आया है, अलग फॉर्मूला नहीं है। याद देखो, तुम्हें सारे फॉर्मूले रटने नहीं है, समझने हैं। अगर तुम ध्यान दो तो यहां पे इस वॉल्यूम को भेज दे तो वाला फॉर्मूला बन गया। लिख इसलिए दिया, कई बार हम ये काम डायरेक्टली कर देंगे कि मोलैरिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो मोल मिल जाएंगे, क्योंकि मोल निकालना हमेशा हमारे काम का होता है, मोल निकालने में हमेशा हमें मदद मिलती है। या फिर अगर यही वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर वाला इधर मल्टीप्लाई में गया, 1000 इधर डिवाइड में आ गया, तो नीचे क्या आ जाएगा? 1000। तो मोल्स निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोल्स निकालने के लिए हम ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। काम का कौन सा है सबसे ज्यादा? ये वाला। कौन सा फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम का है? तो ml वाला। सबको क्लियर? मोलैरिटी का मतलब क्या? यही मोलैरिटी मैंने तुम्हें पिछली बार डायग्राम में भी दिखाई थी कि मोलैरिटी हमेशा ही बताता है कितने मोल डिसॉल्व है 1 लीटर में। तो ये ध्यान रखो, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेशियो बताते हैं, बार बार ये बात बोलूंगा, रेशियो। मोलैरिटी ये नहीं बता रहा है कि इतने मोल 1 लीटर में, मोलैरिटी बता रहा है कि मोल अपॉन लीटर का रेशियो कितना है। 2 मोल्स पर लीटर लिखा है या 2.5 मोल्स पर लीटर लिखा है, इसका मतलब हर 1 लीटर में 2.5 मोल सल्यूट के हैं, 2.5 मोल सल्यूट के हैं। अब जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास 1 लीटर हो, तुम्हारे पास अगर आधा लीटर है तो ये भी आधा हो जाएगा 1.25, तुम्हारे पास 2 लीटर है तो ये भी दुगना हो जाएगा 5। यानी हर बार जो रेशियो है वॉल्यूम और मोल का, जो मोल और वॉल्यूम का रेशियो वो कितना आना चाहिए? 2.5। तो सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म तुम्हें जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं रेशियो में, इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। अगर 1 लीटर है तो उतने मोल है,
या रेशियो अगर मोल और वॉल्यूम का निकालेंगे तो हर बार कितना आएगा 2.5। आधा लीटर है तो मोल भी उसी अकॉर्डिंग आधा हो जाएगा, 2 गुना लीटर है तो मोल भी उसी अकॉर्डिंग 2 गुना हो जाएगा, 3 लीटर है तो मोल भी 3 गुने होंगे। हर बार हमें रेशियो मिलता है, हम रेशियो में बहुत डील कर रहे हैं, बहुत सारी डीलिंग हम लोग रेशियो में कर रहे हैं। तो ये हुआ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसको कहते हैं 5 सितारा मोलैरिटी। तो ये हमारा 5 सितारा इंपॉर्टेंट टर्म हो गया, 5 स्टार टर्म है। अगला आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ वन। फ्रैक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ वन। अगर मैं बोलूं मास का फ्रैक्शन तो एक में कितना मास है, मोल का फ्रैक्शन एक में कितने मोल है, तो मोल फ्रैक्शन को हम दिखाते हैं एक्स से। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट ये हो जाएगा मोल ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। मोल ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, यानी यहां पे ऊपर वाला अमाउंट भी मोल में है और नीचे वाला अमाउंट भी मोल में। सारे कंसंट्रेशन के फॉर्मूले अगर तुम देखोगे तो यही फॉर्म को फॉलो करे, यही हमारा मेन करता धरता फॉर्मूला है। ऊपर मोल नीचे लीटर लिखा तो मोलैरिटी बन गया, ऊपर मोल नीचे मोल लिखा तो मोल फ्रैक्शन बन गया। अब ये क्या बता रहा है कि अगर 1 मोल होते तो कितना मोल होगा, 1 मोल में कितने होंगे। ये क्या बता रहा है, अगर 1 लीटर है तो कितना है, यानी नीचे वाला हमेशा 1 लीटर मान लेते हैं, मानते हैं हो ना हो अलग बात है। ये 1 लीटर है तो कितने मोल है, ये 1 है तो कितने मोल्स हैं। अब आगे की कहानी, इसी को क्या मैं ये भी लिख सकता हूं, क्या मोल ऑफ सल्यूट, क्योंकि अमाउंट तो ऐड कर सकते हैं तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस बी। अगर हम मान ले कि हमारा सोल्यूशन कैसा है, बाइनरी, हमारा सोल्यूशन कैसा है, बाइनरी। ऐसे ही अगर मैं चाहूं तो यहां पे तो हम सॉल्वेंट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्वेंट के मोल का फ्रैक्शन चाहिए तो सॉल्वेंट के कितने मोल हैं, टोटल मोल्स में। जैसे सल्यूट के लिए डिफाइन किया वैसे सॉल्वेंट के लिए भी कर सकते हैं कि सॉल्वेंट के कितने मोल हैं अगर सल्यूट के मोल मेरे पास, सॉल्वेंट के कितने मोल है अगर सॉल्यूशन के मोल टोटल 1 है। और यहीं से देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये आएगा NB अपॉन टोटल मोल्स, और ये आ जाएगा Na मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली चीजें भी ऐड हो जाएंगी, ये और ये कटे, कितना आ गया 1। और इस बात को थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, इस बात को बच्चों थोड़ा सा लॉजिकली सोच लो कि यार फ्रैक्शन एक का ही तो हिस्सा है, जैसे परसेंटेज 100 का हिस्सा होता है, तो अगर एक चीज 40% है तो दूसरी चीज कितनी है, तुरंत दिमाग में आएगा 60%। कैसे पता, 100 माइनस 40। अगर एक चीज 40% है तो उसमें बची हुई दूसरी चीज कितनी होगी, 100 माइनस 40, 60%। 100 से ही क्यों माइनस किया, क्योंकि 100 आना चाहिए जोड़ने पे, परसेंट 100 का पार्ट होता है, तो वैसे फ्रैक्शन किसका पार्ट है, 1 का। तो ये बात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही सोल्यूशन में अगर मैं सारी चीजों के यानी आई मतलब सल्यूट सॉल्वेंट सबका मोल फ्रैक्शन ऐड करता जाऊं तो मोल फ्रैक्शन ऐड करने पे हमेशा 1 आना चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऐड करने पे हमेशा 1 आना चाहिए। अगली काम की बात क्या समझनी है, यहां पे कहीं भी वॉल्यूम वाला टर्म नहीं आ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन भी एक ऐसी यूनिट है बच्चों जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बट मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? और क्या बात समझ सकते हैं यहां से, मान लेते हैं किसी चीज का मोल फ्रैक्शन 0.2 दिया है, क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है तो यूनिटलेस है, ऊपर नीचे मोल है तो इसकी खुद की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं सॉल्यूशन के 1 मोल लूंगा, पूरे सॉल्यूशन के 1 मोल लूंगा,
तो उसमें 0.2 मोल सल्यूट के होंगे। तो अब तुम्हें हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म की मीनिंग को समझना है, मीनिंग को समझना है। अब अगेन वही बात, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास सोल्यूशन 1 मोल ही होगा। सोल्यूशन 1 है तो 0.2 है, सोल्यूशन का आधा मोल है तो ये 0.1 है, सोल्यूशन के 2 मोल है तो ये 0.4 होगा। यानी रेशियो ऑफ मोल अपॉन रेशियो ऑफ सोल्यूशन के मोल का रेशियो कितना आना चाहिए? 0.2। 0.2। तो सारे कंसेंट्रेशन टर्म रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो को। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेशियो। सब अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं पे अमाउंट कुछ होगा, कहीं पे अमाउंट कुछ होगा। तो ये बन गया हमारा मोल फ्रैक्शन। ये लिक्विड सॉल्यूशन 12th में जो पहला चैप्टर है, अब एनसीईआरटी में नए सिलेबस में, तो उसमें ये बहुत यूज होता है। तीसरा आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी को बच्चों हम लोग देंगे 3 सितारा। ये 3 सितारा है क्योंकि अकेला ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो सॉल्वेंट में अमाउंट बताता है। अभी तक मैं सब में क्या था? डाउट डिवाइड में देखो, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऐसा है जो ये बताता है टोटल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना है। इसका सिंबल होता है स्मॉल m, तो ये दिखाता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलैलिटी हमें बताता है कि अगर सॉल्वेंट 1 किलो है तो उसमें कितना मोल सॉल्यूट का होगा। यहां भी हम किलोग्राम की जगह यदि ग्राम का मास रखना चाहते हैं तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए जो 1000 आएगा वही मोलैलिटी वाले तरीके से ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर। ऊपर क्यों गया? ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड। ये वाला फॉर्मूला हम ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर किलोग्राम। ऊपर मोल नीचे किलोग्राम, या इसी का दूसरा नाम होता है मोलल, या इसको हम स्मॉल m से भी दिखाते हैं। ये हो गया मोलैलिटी। इसमें भी मोलैलिटी में कोई भी वॉल्यूम टर्म नहीं आ रहा है, तो मोलैलिटी भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, लाइक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है जैसे कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन होता है। मोलैलिटी का मतलब क्या होगा? मान लो मोलैलिटी दी है 1.5, तो इसका मतलब अगर मान लो सोल्यूशन दिया है 1.5 मोलर, सोल्यूशन कितना दिया? 1.5 मोलर, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास सल्यूट के 1.5 मोल है। या ऐसे सोच लो, अगर मेरे पास 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है तो उस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1.5 मोल्स सल्यूट के होंगे। अगेन ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगेन हमें ये नहीं है कि हमेशा 1 किलोग्राम ही होगा। अगर 1 किलो है तो 1.5 मोल होंगे, 1.5, 2 है तो दुगना हो जाएगा, 3 है तो 3 गुना हो जाएगा, आधा है तो आधा हो जाएगा, उसी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, उसी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो 5 ग्राम NaOH 250 ml वाटर में डिसॉल्व है, 250 ml वाटर में डिसॉल्व है, ठीक है। पहली बात ध्यान समझना, यूजुअली हम सॉल्यूशन की वॉल्यूम को लगभग सॉल्वेंट की वॉल्यूम के बराबर मान लेते हैं, खासकर कि तब जब हमारे पास सल्यूट बहुत कम हो। जैसे यहां पे देखो, इसकी वॉल्यूम निकालने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं आना चाहिए कि सर मोलैलिटी में तो टोटल वॉल्यूम होती है, मोलैलिटी में तो टोटल वॉल्यूम होती है, ये वॉल्यूम तो सिर्फ सॉल्वेंट की है, तो हमने यहां पे NaOH की वॉल्यूम क्यों नहीं ऐड की? NaOH एक तो सॉलिड है, डेंसिटी गिवन नहीं है, तो हम जहां भी प्रॉब्लम आती है या जहां हमें नहीं सारी चीजें पता, तो हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन है ये, और कुछ नहीं है। हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो सोल्यूशन की वॉल्यूम है वो लगभग सॉल्वेंट के साथ है। अब 100 ml में 1 ml मिलाया तो कोई खास अंतर तो नहीं पड़ेगा ना,
100 ml में 1 ml मिलाया तो कोई खास अंतर तो नहीं पड़ेगा, तो हम कई बार ऐसा काम कर लेंगे। तो अगर मुझे यहां पे मोलैलिटी चाहिए तो पहले मुझे सल्यूट के मोल चाहिए। सल्यूट के मोल हो जाएंगे सल्यूट का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, निकाल लो फटाफट। मोल निकालना है तो मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो मोलैलिटी आ जाएगा, अब देखो वॉल्यूम किस में है, मिलीलीटर में, तो या तो तुम पहले ही वॉल्यूम को लीटर में बदल दो, या तो बच्चों तुम पहले ही वॉल्यूम को लीटर में बदल लो। नहीं बदलना चाहते हो, अच्छी बात है, मोल ऑफ सल्यूट लिखे ऊपर, किससे डिवाइड करें, वॉल्यूम से, एमएल में, और क्योंकि तुमने यहां पे वॉल्यूम एमएल में रखी है तो यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। चाहे पहले बदल कर रखो चाहे बाद में करो, अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो हम मेहनत बचाने के लिए अपने फॉर्मूले को ही मॉडिफाई करके रखे हुए हैं कि जब भी मैं वॉल्यूम एमएल की रखूंगा मुझे 1000 ml बाय लीटर से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है हमारा लीटर टू एमएल का कन्वर्जन, ये है हमारा एमएल टू लीटर का कन्वर्जन, ठीक है, एमएल से लीटर बनाने का कन्वर्जन। तो अब देखो ये कटा 4, ये कटा 10, 5/10 या 0.5 मोलर सोल्यूशन है, 0.5 मोलर सोल्यूशन है, 0.5 मोलर सोल्यूशन है। कभी कभी ये भी लिखा होता है, अगर सेमाई लिखा है, सेमी मतलब आधा, तो सेमी का मतलब आधा। अगर डेसी कहीं पे लिखा है तो डेसी का मतलब 1/10, सेंटी का मतलब तुम्हें पता है, सेंटी का मतलब 1/100। तो कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं क्वेश्चन में सेमी मोलर, कि सेमी मोलर सोल्यूशन है। तो सेमी मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या है कि मोलैरिटी 1/2 है। सेमी मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या है कि मोलैरिटी 1/2 है। चलो अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। 5 ग्राम NaOH को 9 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया। 5 ग्राम NaOH को 9 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया। तो पहले हम निकालेंगे यहां पे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए देखो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सबके मोल चाहिए। मोल फ्रैक्शन मतलब मोलों में फ्रैक्शन, 1 का हिस्सा। तो NaOH के मोल कितने हो जाएंगे, 5 बाय मोलर मास, अभी पीछे निकाला था 40। अब तुम्हें सॉल्वेंट के भी मोल चाहिए, तो सॉल्वेंट यहां पे पानी है, सॉल्वेंट के हो जाएंगे 9/18। चलो बाद में, या अभी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/2 आ गया, ये 1/8 आ गया, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा NaOH का, NaOH का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, जिसका भी निकालना है उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी। मोल फ्रैक्शन क्योंकि 1 का हिस्सा है तो हमेशा 1 से कम होगा। मोल फ्रैक्शन क्योंकि 1 का हिस्सा है तो 1 से हमेशा कम होगा। तो 1/8 डिवाइडेड बाय 8 ले लेते हैं एलसीएम, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4। 8 से 8 कट गया, कितना आ गया 1/5, या इसको हम बोल सकते हैं 0.2। 0.2 जो तुम देख रहे हो कि मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा आएगा, मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा आएगा। और यहीं पे अगर तुम चाहो तो दूसरे के भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। अब समझना, या तो तुम वाटर के लिए भी सेम यही काम करो, वाटर के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। लेकिन इतनी मेहनत क्यों करोगे, अगर तुम्हें एक पता है 40% है तो दूसरा तुम निकाल सकते हो ना, 2 ही चीजें तो हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्योंकि 1 का हिस्सा होता है तो 1 में से अगर तुम NaOH को माइनस कर दो, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 1 आना चाहिए, तो वाटर का भी मोल फ्रैक्शन तुम बता सकते हो 0.8। मोल फ्रैक्शन ऐसा है जो सल्यूट सॉल्वेंट दोनों के लिए बताया जा सकता है। तो वाटर का भी मोल फ्रैक्शन बताया जा सकता है 0.8। तो कई बार ये चीज हमारे क्वेश्चन में काम आएगी कि हमें दिया किसी और का मोल फ्रैक्शन है, हमें किसी और का चाहिए, तो 1 माइनस कर सकते हैं। और ये हम तब कर लेंगे जब हमारे सोल्यूशन में 2 ही चीजें हैं, यानी जितनी भी चीजें हैं सबके मोल्स के फ्रैक्शन को जोड़ने पे 1 आता है, जोड़ने पे 1 आता है। चलो दूसरी चीज भी निकाल लेते हैं। अगर हमें मान लो मोलैलिटी निकालनी है सोल्यूशन की, मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए, मोल ऑफ सल्यूट। सल्यूट के मोल हम ऊपर ही निकाल चुके हैं, 1/8 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास लेना है, अब कितना है 9।
लेकिन किसमें? ग्राम में। तो यहां भी अगर ग्राम में ले रहे हो तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 72। 1000 डिवाइडेड बाय 72, इसको तुम चाहो तो लगभग 70 मान के आंसर निकाल सकते हो। अब इसको मैं नहीं सॉल्व करूंगा, तुम्हें ही सॉल्व करना है। मोलल। तो ये बच्चों अभी तक हमने 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझे, जिनका कैसे इस्तेमाल करना है वो तुमने सीखा। जिनका कैसे इस्तेमाल करना है वो तुमने सीखा। पहले फॉर्मूला सीख लो कि फॉर्मूला यूज कैसे होता है। एक बार फॉर्मूला यूज करने आ गया तो फिर हम डायरेक्टली फिर क्वेश्चन कर लिया करेंगे मजेदार तरीके से। देखो मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि शुगर के कितने मोल डिसॉल्व किए जाएं भैया कि मोलैरिटी 1/10 आ जाए। डेसी मोलर सोल्यूशन चाहिए। डेसी का मतलब 1/10। तो यहां पे या तो तुम चाहो तो फॉर्मूला लगाओ। मोलैरिटी कितनी गिवन है? 1/10। 200 ml यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी गिवन है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी गिवन है? 200 ml। पूछा क्या गया? सल्यूट के मोल। पूछा क्या गया? सल्यूट के मोल। तो या तो तुम फॉर्मूला लगाओगे मोलैरिटी इज इक्वल टू सल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय सोल्यूशन की वॉल्यूम। सोल्यूशन की वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में रखना चाहते हो तो 1000 भी लिखोगे कन्वर्जन के लिए। तो कई बार मोलैरिटी का तुम यूज देखोगे मोल निकालने के लिए, तो हमने इसीलिए सीधे फॉर्मूला बना रखा है। हमने मोलैरिटी से सीधे मोल निकालने का भी फॉर्मूला बना रखा है। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ml में है तो डिवाइडेड बाय 1000। तो देखो मोलैरिटी कितनी है? 1/10। वॉल्यूम कितनी है? 200। डिवाइड किससे करेंगे? 1000 से। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 का आया 2 5 are 10। तो मोल्स आ गए 1/50 मोल्स। मोल्स कितना आ गए? 1/50 मोल्स। ये हो गया बच्चों हमारा सीधा साधा आंसर। तो समझो अब इस बात को एक बार फिर से कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो होता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो होता है उसमें 3 चीजें आती हैं। सल्यूट का अमाउंट कितना मिलाया है, कितने में मिलाया और कितना पावर है। पावर का मतलब ये रेशियो। तो ये 3 में से कोई भी 2 चीजें देकर तीसरा पूछ सकते हैं। मोलैरिटी गिवन है, मोल गिवन है, वॉल्यूम निकाल सकते हो। मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, मोलैलिटी गिवन है, छोटा वाला m गिवन है, तो मोल निकाल सकते हो। मोल से मास वॉल्यूम जो निकालना हो निकाल सकते हो। या फिर मान लो तुम्हें मोल और मोल गिवन है तो मोल फ्रैक्शन, मतलब ये दोनों गिवन है तो ये दोनों गिवन है तो ये दोनों गिवन है तो ये। तो क्वेश्चन ज्यादातर जो पहले टाइप के क्वेश्चन है सब इसी कैटेगरी को रहते हैं कि फॉर्मूले का प्रॉपर यूज करना है। फॉर्मूले का प्रॉपर यूज करना है, उसके यूज के लिए तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब अगले और अभी के लिए आखिरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे आते हैं, जिसका मतलब है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो परसेंटेज का मतलब क्या है? 100 में कितना। फ्रैक्शन दिखाता है 1 में कितना, परसेंट दिखाता है 100 में कितना। तो यहां भी वैसे ही करेंगे कि अगर मुझे परसेंट निकालना है, क्या निकालना है? परसेंट निकालना है। तो परसेंट के लिए ऊपर रखेंगे जिसका भी परसेंट निकालना है उसका अमाउंट। सल्यूट का निकालना है, सल्यूट का अमाउंट। नीचे क्या रखेंगे? टोटल। नीचे क्या रखेंगे? टोटल। लेकिन अभी तो 1 की इंफॉर्मेशन बनी, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये परसेंट निकालने का यूनिवर्सल तरीका है। तुम्हें किसी भी चीज का परसेंट निकालना, तुम्हें अपने मार्क्स का परसेंट निकालना तो ऊपर मार्क्स नीचे टोटल मार्क। तुम्हें प्योरिटी का परसेंटेज निकालना तो ऊपर प्योर नीचे टोटल। तुम्हें यील्ड का आउटपुट का परसेंट निकालना है, ऊपर आउटपुट नीचे टोटल। तो जिस भी चीज का परसेंट निकालना है, तुम्हें परसेंटेज लॉस निकालना है तो ऊपर लॉस नीचे टोटल। तुम्हें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, ऊपर प्रॉफिट नीचे टोटल। जिस भी चीज का परसेंट निकालना है उसको ऊपर रखो, टोटल या इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करो, वो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यही रूल सिखाया जाता है परसेंट के लिए बेसिक। यहां पे हमें क्या जानना है कि जो परसेंट है, अब डब्बा बन गया तो इसको यूज करेंगे। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज है बच्चों वो 3 टाइप का होता है। परसेंटेज बाय मास, या इसको वेट बाय वेट परसेंट भी कहते हैं।
इसका सीधा सा मतलब तुम्हें समझ में आएगा कि जो अमाउंट है अभी वो स्पेसिफाई नहीं किया था, तो अमाउंट मास, नीचे भी मास। दूसरा तरीका जो कॉमन यूज होता है वो होता है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब ऊपर वाला मास, नीचे वाला वॉल्यूम। तीसरा क्या हो सकता है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब ऊपर वाला भी वॉल्यूम, नीचे वाला भी वॉल्यूम। और भी तुम चाहो तो मोल बाय मोल परसेंट भी निकाल सकते हो, तुम चाहो तो मोल बाय मोल परसेंट भी निकाल सकते हो। तो सारे तरीके, बस जिस भी टाइप का परसेंटेज निकाल लो वो बता देगा कि ऊपर वाला अमाउंट कैसे रखना है और नीचे वाला अमाउंट कैसे रखना है। सबको क्लियर? ऊपर वाला अमाउंट कैसे रखना है और नीचे वाला अमाउंट। अगर नहीं बताया गया कभी क्वेश्चन में, कभी क्वेश्चन ने तुम्हें सिर्फ परसेंटेज बोल दिया, तो इसको हम डिफॉल्ट मान लेते हैं, इसको हम डिफॉल्ट मानते हैं। अब यहां भी देखो, जिस जिसमें वॉल्यूम आ रहा है, जिस जिसमें वॉल्यूम आ रहा है वो तो होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बदलती है। जिसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ये और ये, वो हो जाएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। राहुल भैया मिलेंगे ना हम लोग शाम वाली क्लास में, शाम वाली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। जैसे कहा गया 5%, तो 5% का सिंपल मतलब कौन सा परसेंट है? मास वाला, यानी 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अगर मेरे पास सोल्यूशन के टोटल ग्राम 100 हैं, तो उस सोल्यूशन में 5 ग्राम सोल्यूट के हैं और बचा हुआ सॉल्वेंट। 95 ग्राम क्या हो गया? सॉल्वेंट। 95 ग्राम क्या हो गया? सॉल्वेंट। क्लियर? क्लियर सबको? तो ये तो हो गया हमारे सबसे प्राइमरी 4 टाइप के कॉन्सेंट्रेशन। होते और भी हैं। अब मैं कहूं ग्राम पर लीटर में बताओ, ग्राम पर लीटर का मतलब क्या? जैसे मोल पर लीटर है वैसे ग्राम पर लीटर। मोल पर लीटर में बताते हैं मोल डिवाइडेड बाय लीटर, ग्राम पर लीटर बताएंगे मास डिवाइडेड बाय लीटर। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम चलो मोल बाय वॉल्यूम बता दो, या चलो मुझे तुम वॉल्यूम बाय मोल बता दो, तो ऊपर वाला वॉल्यूम, नीचे वाला मोल। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास सिर्फ यही 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म और भी है। कुछ एक्स्ट्रा देख लो, जैसे एक को बोलते हैं पीपीएम। पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो जैसे परसेंटेज हमें 100 में बताता है, वैसे पीपीएम हमें 1 मिलियन। तो पीपीएम के लिए क्या करेंगे? 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज में 100 से किया था, पीपीएम में 10 टू द पावर 6 से। पीपीबी, पीपीबी क्या हो गया? पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन यानी 10 टू द पावर 9। तो जैसे परसेंटेज 100 में बताता है, मिलियन 10 टू द पावर 6 में बताता है, तो बिलियन 10 टू द पावर 9 में बताता है। यहां पे यूजुअली मास पीपीएम ही बताते हैं, तो मैं मास ही लिख दे रहा हूं। मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9। तो ऐसे करके बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम डिफाइन करते हैं। एक और बचता है जो हमें मेन पढ़ना है, एक और बचेगा जो हमें मेन पढ़ना है, उसका नाम है नॉर्मेलिटी। क्या नाम है? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को जब हम पढ़ेंगे तभी समझेंगे। अभी अगर तुम्हें कहीं भी नॉर्मेलिटी वर्ड दिख जाए, कहीं भी नॉर्मेलिटी वर्ड दिख जाए, तो उसको अभी छोड़ देना। ये मत सोचना कि तुम्हें आता नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। जब अभी हमने पढ़ा ही नहीं तो सॉल्व कैसे होगा? नॉर्मेलिटी को तब करेंगे जब हम रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर करेंगे, जब हम रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर करेंगे। सबको क्लियर है? सबके दिमाग में ये बात गई? चलो कुछ और चीजें दिखा दूं। देखो, मान लो 10 ग्राम अमोनिया को 30 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया। 10 ग्राम अमोनिया को 30 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया, तो अब इसका तुम परसेंटेज कैसे बताओगे? अमोनिया का परसेंटेज कैसे बताओगे? कितना अमोनिया है? 10। टोटल कितना है? हमेशा ध्यान रखना सिर्फ मोलैलिटी है, सिर्फ मोलैलिटी है जहां पे सॉल्वेंट आता है, बाकी हर टर्म में डिवाइड में टोटल आता है।
तो कितना है डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, 10/40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अमोनिया बोल सकते हैं, अमोनिया कितना है 25%। अमोनिया कितना है 25%। चलो पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर तुम्हें परसेंटेज कॉम्पोजिशन समझाता हूं। तो फटाफट इस क्वेश्चन को सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, फटाफट आंसर बताएंगे। अगर 1 मोलर सोल्यूशन में 0.5 मोल सोल्यूट है, तो देखो हमें क्या सोल्यूशन या सॉल्वेंट का अमाउंट बताना है, सोल्यूशन या सॉल्वेंट का अमाउंट बताना है। मोलैलिटी की बात हो रही है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू सोल्यूट के मोल, सॉल्वेंट का मास, सारे ऑप्शन ग्राम में है, तो 1000। मोलैलिटी कितनी है 1, मोलैलिटी कितनी है 1, सोल्यूट के कितने मोल हैं 0.5, सॉल्वेंट का मास चाहिए, सॉल्वेंट का मास कितना आ गया 500 ग्राम, सॉल्वेंट का मास कितना आ गया 500 ग्राम। अब 500 ग्राम सोल्यूशन के नहीं होंगे, 500 ग्राम किसके होंगे सॉल्वेंट के। मोलैलिटी अकेला ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो हमें सॉल्वेंट में इंफॉर्मेशन देता है, मोलैलिटी अकेला ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो हमें सॉल्वेंट में इंफॉर्मेशन देता है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक बॉटल में 3m लिखा है, वो टेप वाला 3m मत सोच लेना, 3m लिखा है सोल्यूशन इन इट, दिस मींस, इसका क्या मतलब है, 3m का क्या मतलब है, 3m का क्या मतलब है, 3m का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। 3m का मतलब ये भी है, हां अगर 1 लीटर सोल्यूशन है, m का मतलब मोल पर लीटर, m का मतलब मोल पर लीटर, कि अगर 1 लीटर सोल्यूशन है तो उसमें 3 मोल सोल्यूट के होंगे, सही बात है। 1 मोल 3 लीटर गलत हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, इसके लिए कंसेंट्रेशन कितना होगा 1/3, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है। रेशियो ऑफ सोल्यूट के मोल और वॉल्यूम के सोल्यूशन 3 है, ये भी बात तो सही है, सोल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय सोल्यूशन की वॉल्यूम का रेशियो 3 है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ चतुर मीनार होते हैं, कुछ बहुत चतुर बच्चे होते हैं, वो कहते हैं अच्छा ए आंसर मिल गया, टिक के आगे बढ़े, पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, सिली मिस्टेक्स, पूरा क्वेश्चन ना पढ़ना सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक से बचें जीवन सुख में रहेगा, सिली मिस्टेक से बचें जीवन सुख में रहेगा। ये वाला, अब ये वाला हम थोड़ी करेंगे, ये वाला तो जाएगा होमवर्क में। और कौन सा क्वेश्चन है, ये भी जाएगा होमवर्क में, इन सब बातों को, इन सब क्वेश्चन को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ये भी जाएगा होमवर्क में। मोल दिया है, मास निकाल लोगे, ये अभी सिखाया जाएगा, देखो ये अभी सिखाया जाएगा, ये जाएगा होमवर्क में। मोल फ्रैक्शन निकालना है तुम निकाल सकते हो, अब ये सब आसान क्वेश्चन है, अब देखो प्रैक्टिस करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं याद होगा। अब ये सब सिखाए जाएंगे, ये सब क्वेश्चन अभी सिखाए जाएंगे। अगली चीज क्या आती है वो देखो, इसको हम बोलते हैं किसी कंपाउंड का परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, किसी कंपाउंड का परसेंटेज कॉम्पोजिशन। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है वो समझो। जैसे मान लो मेरे पास बच्चों एक कंपाउंड है एसिटिक एसिड, इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटिक एसिड, विनेगर में होता है, सुना होगा 9th-10th में। इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला लिखो तो ये लिख सकता हूं C2H4O2। अगर मैं इसका मोलर मास निकालूं तो 2 कार्बन के एटम हैं, 4 हाइड्रोजन के हैं, 2 ऑक्सीजन के हैं। कार्बन की वजह से आ जाएगा 12 × 2 24, हाइड्रोजन की वजह से आ जाएगा 4 × 1 1, और ऑक्सीजन की वजह से आ जाएगा 16 × 2 32, 28 और 32 हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 60 ग्राम एसिटिक एसिड के अगर थोड़ा सा इसको एनालाइज करें कि 60 ग्राम कब आया,
जब 24 ग्राम कार्बन की वजह से आया, यानी अगर मैं इसके 60 ग्राम लेता हूं, इसका 1 मोल ले लेता हूं, कितना भी ले लूं रेशियो तो नहीं बदलेगा। अगर मैं इसका 1 मोल ले लेता हूं तो उसमें 24 ग्राम कार्बन एटम है, 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम है और 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम है। ऐसे भी सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं कि एसिटिक एसिड के इतने ग्राम में इतना आया है। तो जैसे हम सॉल्यूशन के लिए परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही हम किसी एलिमेंट का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, एसिटिक एसिड में कार्बन का परसेंट चाहिए, तो कार्बन के कितने हैं 24, कितने में 60 में, मल्टीप्लाई बाय 100। जिसका भी परसेंटेज निकालना उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। अगर मैं हाइड्रोजन का परसेंट निकालूं तो हाइड्रोजन का कितना है 4, कितने में से 60 में से, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं इसी तरह ऑक्सीजन का निकालूं तो ऑक्सीजन का कितना है 32, कितने में से 60, मल्टीप्लाई बाय 100। कार्बन वाले को सॉल्व करते हैं। 40% कार्बन एटम है। एसिटिक एसिड में हमने ये भी निकाल लिया कि 40% क्या है कार्बन एटम। हाइड्रोजन को सॉल्व करते हैं। 6.67% हाइड्रोजन एटम है। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसीलिए सॉल्व करके दिखा रहा हूं क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तीन ही चीजें हैं ना, 3 चीजें हैं, तो उन तीनों चीजों का जो टोटल परसेंट है वो तो 100 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? टोटल परसेंट तो 100 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो अगर 3 चीजें हैं और 2 के परसेंट निकाल लिए, आखिरी वाले के लिए बाकी दोनों को माइनस कर दो। आखिरी वालों के लिए बाकी दोनों को माइनस कर दो। तो ये भी एक तरीका है आखिरी वाले का परसेंट निकालने का, आखिरी वाले का परसेंट निकालने का। तो हम किसी भी कंपाउंड को अगर एनालाइज करते हैं तो उसमें हम अलग अलग एलिमेंट कितना है, अलग अलग एलिमेंट का क्या क्या परसेंटेज है वो भी निकाल सकते हैं। और इसी की मदद से आगे सीखेंगे कि अगर हमें यह पता चल जाए तो हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। दोनों डायरेक्शन में जाएंगे, इसी को बोलते हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एनालिसिस। फॉर्मूला पता था तो हमने परसेंटेज निकाल लिया, तो अगर परसेंटेज पता है तो वापस से फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। देखो मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दिखाता हूं इसी तरह का। मान लो तुम्हारे पास सिंपल सा पानी है, तो पानी में हाइड्रोजन के हैं 2, ऑक्सीजन का है 1। तो पानी में 2 ग्राम आए हाइड्रोजन की वजह से, 16 ग्राम आए ऑक्सीजन की वजह से, टोटल आ गया 18 ग्राम। टोटल आ गया 18 ग्राम। तो हाइड्रोजन का परसेंट चाहिए, हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। ऑक्सीजन का चाहिए, ऑक्सीजन का मास डिवाइडेड बाय 18 इनटू 100 टोटल। ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 11.11%। 9 1 10, 9 1 10 हम, तो ये आ जाएगा, माइनस कर दो, 88.89%। 88.89%। 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8। समझ में आया सबको? तो इस तरह से हम एलिमेंट का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, एलिमेंट का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, एलिमेंट का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे इक्विलिब्रियम में तुम बाकी चीजों की मोलैरिटी निकालना सीखोगे। लेकिन ये है क्या चीज? मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, इसका क्या मतलब है? मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर या मोलैरिटी ऑफ एनीथिंग विच इज प्योर, सबके लिए सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन है ना मोलैरिटी। कंसंट्रेशन, तो हम सोल्यूशन की बात करते हैं, मिक्सचर जो प्योर है उसका कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? तो जैसे हम मोल पर लीटर का रेशियो दिखा रहे हैं, वही रेशियो हम वाटर के लिए ट्राई करें। अब इसमें दिक्कत क्या है? प्योर मतलब ऐसे इमेजिन कर लो कि उसमें सल्यूट भी वाटर है और सॉल्वेंट भी क्या है? वाटर ही है। तो किसी भी प्योर कंपोनेंट में, मान लो मैंने प्योर बेंजीन लिया तो मैं मान लूंगा कि मैंने बेंजीन को ही बेंजीन में मिला दिया, है ना। अगर मैंने मान लो प्योर वाटर लिया तो मैं मान लूं मैंने वाटर को ही वाटर में मिला दिया। तो मोल पर लीटर, मोलैरिटी मतलब हम यहां पे मोल पर लीटर जानना चाहते हैं।
कि वाटर के 1 लीटर में कितने मोल हैं, वाटर के 1 लीटर में कितने मोल हैं। तो इसको फॉर्मूले में देख लेंगे कि अगर मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर चाहिए तो देखो फॉर्मूला सोचो, फॉर्मूला क्या होता है, सल्यूट के मोल। तो इस बार सल्यूट क्या है, वाटर, तो वाटर के कितने मोल हैं डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन की वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन भी क्या है, वाटर, वाटर की वॉल्यूम कितनी है, एमएल में रखूंगा तो क्या करूंगा 1000 से मल्टीप्लाई। और आगे आते हैं, मोल को लिख सकता हूं वाटर का मास ऊपर 1000 डिवाइडेड बाय वाटर का ही मोलर मास, वाटर का ही मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वाटर की ही सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन भी वाटर है तो वाटर की ही वॉल्यूम। तो किसी भी प्योर चीज की मोलैरिटी कभी कभी पूछ लेते हैं क्योंकि कुछ इंडिकेशन देता है, कुछ आइडिया देता है। तो किसी भी प्योर चीज की अगर मोलैरिटी पूछी जाए तो उसी का मोल लेना, उसी का वॉल्यूम लेना है, उसी का मोल उसी का वॉल्यूम। अभी तक हम ऊपर वाला मोल अलग, नीचे वाला वॉल्यूम अलग। तो ये जो तुम टर्म देख रहे हो जिसका मास उसी की वॉल्यूम, ये टर्म बन जाता है डेंसिटी। नॉर्मली ये टर्म डेंसिटी नहीं बदलेगा क्योंकि ऊपर सल्यूट है नीचे सॉल्यूशन है, बट यहां पे जिसका मास ऊपर है उसी की वॉल्यूम नीचे है, डेंसिटी बन जाएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1000 डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। चैप्टर नंबर 7 में इस चीज को फिर से यूज करेंगे, फिर से समझेंगे कि किसी भी प्योर चीज की मोलैरिटी कैसे आती है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी प्योर चीज की मोलैरिटी कैसे आती है। तो देखो, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, तो इसमें आ जाएगा 1000, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1 ग्राम पर एमएल, और मोलर मास ऑफ वाटर कितना है 18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 55.55 मोल्स पर लीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 लीटर वाटर अगर तुमने लिया है तो उसमें वाटर के 55.55 मोल्स होंगे। ये तो वही मोल कन्वर्जन है ना, बस वाटर लिक्विड है, लिक्विड के लिए मास के लिए हमें डेंसिटी चाहिए होती है। तो वाटर के 1 लीटर में इतने मोल किसके होंगे, वाटर के ही तो होंगे। तो हम किसी भी प्योर चीज की मोलैरिटी भी समझाते हैं, समझते हैं, कुछ इससे हमें चीजों को आगे चल के कुछ चीजें समझने में आसानी होगी, मदद मिलेगी, इसलिए इनको समझते हैं, इसलिए इनको समझते हैं। तो अब मेरे ख्याल से अगर तुम इस वाले क्वेश्चन को देखते हो, 900 ग्राम प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी होगी। प्योर चीज की मोलैरिटी उसके अमाउंट पे डिपेंड करती ही नहीं है, प्योर चीज की मोलैरिटी उसके अमाउंट पे डिपेंड करती ही नहीं है। प्योर वाटर है तो उसकी फॉर्मूले में आता है 1000 डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। या फिर तुम्हें अगर फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है, मान लो कुछ बच्चे होंगे जिन्हें नहीं आ रहा, हमें क्या दिया है 900 ग्राम वाटर, 900 ग्राम के मोल कितने होंगे, मास बाय मोलर मास। 900 ग्राम की वॉल्यूम कितनी होगी, मास बाय डेंसिटी, डेंसिटी तो गिवन है ना। तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में इसलिए 1000। तो मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा सेम है कि मोल पता है वॉल्यूम पता है तो मोलैरिटी निकाल सकते हो, मोल और वॉल्यूम का रेशियो। अब यहां पे खुद देखो 900 से 900 तो कट गया, ले दे के बचा कितना 1000 बटे 18 कितना आ गया 55.55, 55.55, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। तो ये बात हमें समझनी थी, क्या समझनी थी कि मोलैरिटी या कंसंट्रेशन होता क्या है बेसिकली। तो कॉन्सेंट्रेशन होता है सल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो। कॉन्सेंट्रेशन का यूज क्या है, तो अभी हम आगे भी इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को देखेंगे, इनका यूज देखेंगे, इनमें हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म को बदलना भी सीखेंगे, बदलना भी सीखेंगे कि एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म से दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैसे निकाला जाता है, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म से दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैसे निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है।
तो कुछ क्वेश्चन बच्चे इसमें तुम्हारे लिए होमवर्क रहेंगे, उन क्वेश्चन को तुम्हें करना है। देन हम लोग समझेंगे परसेंटेज यील्ड के बारे में, परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में, और जो होमवर्क क्वेश्चन है उसको भी हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए तुम्हारा होमवर्क क्या है? एक बार बढ़िया से कंसंट्रेशन टर्म्स को रिवाइज कर लो, बढ़िया से अच्छे से कंसंट्रेशन टर्म को रिवाइज कर लो। दूसरा क्या काम करना है? दूसरा क्या काम करना है? होमवर्क क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। और तीसरा जल्दी काम क्या है? तीसरा जल्दी काम क्या है? खूब सारा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, हंसते रहो, हंसते हंसते ही रास्ते कट जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो, बहुत मन लगा के, मेहनत करके। मेहनत करने से ही तुम्हें सफलता डेफिनेटली मिलेगी। सो थैंक यू ऑल, हैव अ वेरी नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट।